बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसके एक टॉपिक की चैप्टर नंबर 2 के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है। अच्छा बेटा, यानी ये एक लॉ है, कानून है, किसके ऊपर है बेटा? ये मोमेंटम के ऊपर है। और इसके अंदर हम इसकी कंजर्वेशन देखते हैं। कंजर्वेशन यानी कि मोमेंटम किस तरह बॉडी का कंजर्व रहता है, यानी सेम रहता है। इस चीज को बेटा इस लॉ में हम डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन कर लेते हैं। कहते हैं कि द टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में वो क्या बता रहा है? कह रहा है कि सारा का सारा मोमेंटम जो आइसोलेटेड सिस्टम का होता है ना बेटा, वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसको बेटा हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहां पे हमने एक टर्म यूज की है आइसोलेटेड सिस्टम, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा आपको लिखना है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम ना एक सिस्टम होता है। क्या होता है बेटा? सिस्टम होता है जिसके ऊपर ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स नहीं लगाती। यानी बेटा आप लोगों ने याद रखना है, आइसोलेटेड सिस्टम एक सिस्टम होता है ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स। यानी आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होगा जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है। उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। और आइसोलेटेड सिस्टम ही वो होता है जिसका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट। यानी बेटा ये इस लॉ की लिमिटेशन है। ठीक है, कि इस लॉ को सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है बेटा? आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट के लिए। आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट के लिए बेटा इसको यूज किया जा सकता है। वो ऑब्जेक्ट है जिनके ऊपर कोई ब्रूनी फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक हो गया। अच्छा फिर आपने इसकी लिखनी है एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोगों ने कहना है कि बेटा आपके पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन अ क्लोज्ड वेसल और इन अ क्लोज्ड कंटेनर। बेटा किसी भी क्लोज वेसल के अंदर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनकी जो मोशन होती है या ये जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है? आइसोलेटेड सिस्टम होता है। बेटा आप लोग याद रखना, हमारे पास टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कशन की कि इसकी डिफाइन क्या है। डिफाइन में हमने देखा कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। इसके बाद हमने कहा आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई ब्रूनी फोर्स एक्ट नहीं करती। देन हमने कहा कि इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? कि बेटा ये सिर्फ आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे बता दिए। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में हमने ये कहा कि गैस के मॉलिक्यूल, ठीक है, इन क्लोज्ड वेसल, यानी किसी भी बंद फ्लास्क के अंदर, किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, उनकी जो मोशन या वो जो सिस्टम होता है वो हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है? आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक हो गया। अब बेटा हम करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन हमने इस तरह करनी है कि हमने ना सबसे पहले कंसीडर करना है बेटा, कंसीडर टू नॉन रोटेटिंग स्मूथ हार्ड बॉल। ठीक है। फिर सबसे पहले आप लोगों ने जो सिस्टम लेना है उस सिस्टम में दो चीजें होंगी, नॉन रोटेटिंग होंगी, स्मूथ होंगी, हार्ड बॉल होंगी। ठीक है। मैस M1 एंड M2 एंड मूव विद वेलोसिटी V1 एंड V2। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने एक सिस्टम लेना है। उस सिस्टम के अंदर आपके पास कितने मैसेज होंगे? दो। एक मैस M1 होगा, एक मैस M2 होगा। उनकी वेलोसिटी जो होगी वो V1 और V2 होगी रिस्पेक्टिवली। ठीक है। यानी उनकी जो वेलोसिटी होंगी ना वो V1 और V2 होंगी। सबसे पहले आपने दो बॉडीज लेनी है, उनके मैस M1 और M2 होंगे।
और बेटा वो मूव कर रही होंगी वेलोसिटी से v1 और v2 से, ठीक हो गया। अच्छा बेटा उसके बाद आपने कहना है द वेलोसिटी ऑफ मास m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है। अच्छा बेटा जो m1 की वेलोसिटी होगी वो m2 से ग्रेटर होगी, इधर आप लिख दोगे v1 ग्रेटर देन v2, यानी m1 की जो वेलोसिटी है वो m2 से ग्रेटर है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट लिखोगे और यहां पे बेटा आप लोग डायग्राम्स बना दोगे, यानी एक ये बाल है, एक ये बाल है। इस बॉल का मैस m1 है, इसका मैस m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है। सो आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बेटा जब इस बाल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो कुछ टाइम बाद ये वाली बाल इस बाल से टकराएगी। कहता है सो आफ्टर सम टाइम या आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम दे कोलाइड टू ईच अदर, यानी बेटा जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो कुछ टाइम बाद ये वाली बाल इस बाल से क्या करेगी, जाके स्ट्राइक करेगी, ठीक है। इस तरह ये आपस में कोलाइड करेंगी। ये m1 बाल होगी और ये वाली बाल m2 होगी, बड़े दरमियान में आपने ये लाइंस लगा देनी है, इसकी वजह से ये शो होगा कि ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। कोलाइड है ईच अदर एंड m1 exerted a force F on m2, ठीक है। सिमिलरली m2 exerted force F dash on mass m1, ठीक है। अच्छा बेटा सबसे पहले हमने दो बाल्स ली, ठीक है। दोनों की दोनों बाल्स है हार्ड बॉल थी, स्मूथ थी, नॉन रोटेटिंग थी, मैस m1 और m2 था, उनकी वेलोसिटी v1 और v2 थी, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, इसलिए कुछ टाइम बाद ये वाली बाल इस वाली बाल से आगे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, कोलाइड करती है, ठीक है। उस जब ये कोलाइड करते हैं तो m1 जो इसके ऊपर फोर्स लगाता है वो F है, जो m2 m1 पे लगाता है वो F डैश है, ठीक हो गया। उसके बाद है देन, ठीक है, दे मूव विद वेलोसिटी v1 डैश एंड v2 डैश रिस्पेक्टिवली। अच्छा बेटा जब ये कोलाइड कर लेते हैं, कोलाइड करने के बाद जो m1 होता है ना वो v1 डैश वेलोसिटी से, और जो m2 होता है वो v2 डैश वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने करनी है इसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले बेटा हमने की डिफाइन के बाद फिर हमने एक अनदर डिफाइन की आइसोलेटेड सिस्टम की, फिर हमने उसकी एग्जांपल ली, फिर हमने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की, ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखी है बेटा, वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ये वाला डायग्राम। सो आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड टू ईच अदर, यहाँ पे जाके बेटा आप लोग ये वाला डायग्राम बना सकते हैं और उसके बाद आप लोग ये डायग्राम बना सकते हैं। अगर अलग करके इकट्ठी बनानी है इकट्ठी बना सकते हैं, इतना लिख के बनानी है बना सकते हैं। अब बेटा हम करते हैं इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, ठीक है, मैच m1। सबसे पहले बेटा हम जो डायरेक्शन करेंगे वो m1 के लिए लेंगे, तो आपने कहना है f डैश जो फोर्स exerted by m2 on m1, यानी बेटा f डैश वो फोर्स थी जो m2 की वजह से लग रही थी m1 के ऊपर, ठीक है। हमने पीछे अभी डिस्कशन की है कि हमारे पास जो f फोर्स है, यानी हमने पहले अभी डिस्कशन की है कि जो हमारे पास f फोर्स है ना वो किसके ऊपर एग्जर्ट करती है, m2 के ऊपर, ठीक है, किसकी वजह से, m1 की वजह से, और जो f डैश है ना वो m2 की वजह से एग्जर्ट करती है m1 के ऊपर। इसलिए हमने जो अभी फोर्स फाइंड करनी है बेटा वो f डैश फाइंड करेंगे, ठीक है। f डैश क्या होगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय m2 ऑन m1, इसलिए बेटा आप लोग लिखोगे f डैश, ठीक है। जैसे प्रीवियस आर्टिकल में आप लोग रिलेशन बिटवीन है न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, और मोमेंटम पढ़ के आए हो, इधर आप लोग लिखोगे
बेशक डिफाइन लिख देना, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। बेटा आप लोग फॉर्मूला लिखोगे एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम वी ओवर टी। अच्छा, जो उधर फार्मूला पढ़ते थे ना, फाइनल माइनस इनिशियल पढ़ते थे, दो ऑब्जेक्ट थे, M1 M2 V1 V2, यहां पे कोलाइड किए, कोलाइड के बाद M1 की वेलोसिटी बन गई V1 डैश और M2 की वेलोसिटी बन गई V2 डैश। अच्छा बेटा, हमेशा क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, तो चेंज फाइंड करने के लिए फाइनल कौन सी वेलोसिटी है, 1 वाले के लिए कर रहे हो ना, इसलिए यहाँ पे 1 लगाओगे, ठीक है। और M1 पे कौन सी फोर्स लग रही है, F डैश लगाओगे। टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसके साथ कोई सिंबल नहीं, यानी 1 2 नहीं आना। इसके अलावा पहला फाइनल होगा, दूसरा इनिशियल होगा, तो फाइनल पे कौन सा है, V1 डैश, इसलिए इसके ऊपर डैश लगाओगे। 90% स्टूडेंट इधर गलती करते हैं, वो इस डैश को आगे वाले पे लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा ये टी का डिवाइडर है, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई एफ टी आ जाएगा M1 V1 डैश M1 V1 आ जाएगा। इसको बेटा आप लोग नाम दे दोगे क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर हेड दोगे फॉर, ठीक है, मैथ M2। बेटा आप जो भी डेरिवेशन करोगे आप किसके लिए करोगे, M2 के लिए। सिमिलरली आपने यही लिखना है, F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम वी ओवर टी। M2 पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो कौन सी फोर्स है, F, ठीक है। जब 2 की बात करोगे हर एक के साथ क्या लगाओगे, 2 2, और फाइनल वेलोसिटी कौन सी है बेटा, V2 डैश, इसलिए यहाँ पे V2 डैश लगा दोगे। टाइम इधर डिवाइडर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आ जाएगा M2 V2 डैश माइनस M2 V2, ठीक है। अगर ये इक्वेशन 1 है तो ये वाली इक्वेशन है 2 हो जाएगी। इसके बाद बेटा आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। बेटा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करोगे, वो मैं इधर कर देता हूं, ठीक हो गया। अच्छा बेटा M1 क्या है, लिखोगे F डैश मल्टीप्लाई बाय टी। जब ऐड करते हैं ना, इस वाली साइड को इस वाली साइड में ऐड करते हैं, प्लस F मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू, फिर ये वाली वैल्यू लिखोगे M1 V1 डैश माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 डैश माइनस M2 V2 आ जाएगा बेटा। इन दोनों में कौन चीज सेम है, टी कॉमन ले लोगे, अंदर आ जाएगा F डैश प्लस F, ठीक है, आ जाएगा M1 V1 डैश माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 डैश माइनस M2 V2, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगर नोट करो तो हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट थे ना, M1 और M2। M1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F, M2 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F डैश, तो ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ हुआ ना, ठीक है। कौन सा लॉ हुआ, थर्ड। अगर इसने ये फोर्स लगाई है एक्शन की, किसी ने ये फोर्स लगाई है रिएक्शन की, तो बेटा एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन कौन सी मत में मुखालिफ, इसलिए यहाँ पे क्या साइन लोगे, माइनस का। इसलिए आप लोग यहाँ पे लिखोगे एफ, यहाँ पे बेसिक हेडिंग देना अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, एफ इक्वल टू एफ डैश इक्वल टू माइनस एफ। ये इधर माइनस में इधर किस में हो जाएगा, प्लस में, किसके ऊपर आ जाएगा, 0 के। तो जहां पे बेटा एफ प्लस एफ डैश है वहां पे आप लोग क्या पुट कर दोगे, 0। जब यहाँ पे 0 पुट करोगे सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए 0 बराबर आ जाएगा M1 V1 डैश माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 डैश माइनस M2 V2। बेटे जो माइनस वाली वैल्यू उठा के इधर ले आओ, इधर आके प्लस में हो जाएगी M1 V1 प्लस M2 V2, और ये आ जाएगा बेटा M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। अगर आप लोग नोट करें इनिशियल वाली चीजें, यानी ये वाली वेलोसिटी, ये वाला मोमेंटम, ठीक है, इस साइड पे आ गया, और ये फाइनल मोमेंटम दूसरी साइड पे आ गया, और दोनों के दरमियान में कौन सा साइन है, इक्वल का। इसलिए आप लोग कहोगे बेटा, ठीक है, हम इधर लिख लेते हैं इसकी रिजल्ट, आप लिखोगे टोटल लीनियर
मोमेंटम, ठीक है, बिफोर कोलिजन इक्वल है टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। यानी बेटा टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम आपस में बराबर होता है। फिर आप लोग इसकी स्टेटमेंट लिखोगे या डिफाइन एंड पे जो रिजल्ट लिखोगे, बेशक रिजल्ट क्या लिखने देना, बेशक बेटा इसको हाईलाइट करके लिखना है, द टोटल इनिशियल लीनियर एंड फाइनल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है, रिमेन सेम लगा लो या कांस्टेंट लगा लो बेटा, ये आपका यहाँ पे जाके लॉन्ग कवर हो जाएगा। या ये लिख लेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ एन ऑसिलेटरी सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमने इसकी डिफाइन, उसके बाद ऑसिलेटरी सिस्टम, फिर उसके एग्जांपल, फिर एक्सप्लेनेशन और देन डेरिवेशन की हेडिंग देके फॉर मैथ्स एम और फॉर मैथ्स M2 बेटा उन दोनों को कंबाइन करके हमने रिजल्ट निकाल दिया। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।